जी के कमांडोज जम्मू के इलाके में घुसपैठ कर चुके हैं। यानी कि जो आतंकवादियों के ज़रिए आतंकवादी वारदात हो रही हैं वो आतंकवादी नहीं हैं। आमतौर पर जो जाहिल और सर पर कफन बांध करके आने वाले आतंकवादी थे, ये वो जमात नहीं है। दरअसल ये पाकिस्तान के कमांडोज हैं। और ये सनसनीखेज दावा जम्मू कश्मीर के जो पूर्व डीजीपी हैं उन्होंने किया है। जम्मू कश्मीर में हमले आतंकवादियों की तरफ से नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना की तरफ से हो रहे हैं, यह बात कर रहे हैं। यह दावा लगातार पुख्ता हो जा रहा है। हालात फिर से करगिल युद्ध जैसे हो सकते हैं, इस बात की आशंका जताई जा रही है। कमोबेश स्थितियां एक सी दिख रही हैं जैसी करगिल के वक्त थी। इंडियन आर्मी की 15वीं कोर या चिनार कोर कश्मीर घाटी में सैन्य ऑपरेशन के लिए अपना काम कर रही है। दावा किया जा रहा है कि पीओके में पाकिस्तानी एसएसजी की 2 और बटालियनें तैनात हैं और जम्मू कश्मीर के रास्ते भारत के इलाके में घुसपैठ या तो कर चुके हैं या फिर करने की फिराक में हैं। ये बटालियनें, जिनमें हर ग्रुप में लगभग 500 सैनिक हैं, स्थानीय जिहादियों की मदद से भारत में घुसने में कामयाब हो जाते हैं तो पीर पंजाल की पहाड़ियों में करगिल जैसा युद्ध छिड़ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान कैसी हिमाकत कर सकता है? क्या हिंदुस्तान की सरकार और फौज पाकिस्तान की इस हिमाकत का जवाब पाकिस्तान को एक बड़े सबक के तौर पर नहीं दे देगी? यह गलती पाकिस्तान अगर करता है तो खुदकुशी करेगा। 600 कमांडोज पीर पंजाल के जंगलों में अगर छुपे हैं। करगिल युद्ध के दौरान लगभग 5000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय इलाके में घुसपैठ किया था। उसके बाद एक युद्ध चला जिसको हम करगिल युद्ध कहते हैं और 62 दिनों तक चला। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पीओके तक फैली पीर पंजाल की पहाड़ियां आतंकवादियों और पाकिस्तानी सेना के लिए एक रणनीतिक घुसपैठ का रास्ता है। इस क्षेत्र में घने जंगल, खड़ी ढलानें और कई गुफाएं हैं। भारतीय सैनिक 4 साल बाद इस क्षेत्र में वापस लौटे। इस इलाके में भारतीय सेना के 3000 पैरा एसएस सैनिक, कमांडोज कहिए, जो पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज होते हैं। हिंदुस्तान की फौज के जो कमांडोज होते हैं उनको हम पैरा स्पेशल फोर्स कहते हैं, पैरा एसएफ। स्नाइपर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और उड़ीसा से बीएसएफ की बटालियनें, इन सबों की तैनाती की गई है ताकि आतंकवादियों के भेष में पाकिस्तानी सेना पर कहर तोड़ा जाए, बरपाया जाए। पहाड़ों में छिपे आतंकवादियों और पाकिस्तानी सैनिकों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन सर्पविनाश 2 शुरू किया गया है। पीएमओ की सीधी निगरानी में चल रहे इस ऑपरेशन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सेना प्रमुख को लगातार रिपोर्ट दिया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के मंसूबों पर कड़ा प्रहार होने वाला है। जम्मू में अगर 600, हो सकता है कि ये आंकड़ा कुछ बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना ने अपने स्पेशल कमांडो जो 600 हैं उनको स्पॉट किया है। उनमें से कईयों को भारत में घुसपैठ करा रखा है और ये एसएसजी कमांडोज अगर जम्मू कश्मीर में घुसे हुए हैं तो इसका दावा जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं ये सुनते हैं। पिछले कुछ दिनों से जो आप जम्मू रीजन में अटैक्स का अपसर्ज देख रहे हैं और इसी तरह की अगर आप देखें कोशिश की जा रही हैं कुपवाड़ा जिला में कश्मीर वैली के, वहाँ भी हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे आदिल रहमानी जो जीओसी एसएसजी कमांडोज पाकिस्तान आर्मी का है, वो इसके पीछे सारा डायरेक्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसमें इस 600 एसएसजी कमांडोज एयर मार्क इस काम के लिए किए गए, जिसमें से काफ़ी अंदर आ चुके हैं और कुछ अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे लगता है एक्ट ऑफ वॉर है
और इसमें इनकी कोशिश है 16 कोर और 15 कोर को पूरी तरह इन्वॉल्व करना, उसको एंगेज करना इस जंग में। इनका एक शाहिद सलीम लेफ्टिनेंट कर्नल है जो रिपोर्ट्स के मुताबिक अंदर आ चुका है और वो ये सारे ऑपरेशन डायरेक्ट कर रहा है। इन्होंने लोकल नेटवर्क, जो जिहादी नेटवर्क है, लोकल स्लीपर सेल्स, उनको एक्टिवेट किया है और इन्होंने 2 बटालियन और एसएसजी की इसके लिए रेडी रखी हैं पाकिस्तान में। तो मुझे लगता है ये कोवर्ट वार है पाकिस्तान ने जो लॉन्च की है और भारत अकॉर्डिंगली इसको डील करे और इस हमारा रिस्पांस कोवर्ट वार को डिफीट करने का होना चाहिए। वैद साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना ने 600 कमांडोज को स्पॉट कर रखा है, यानी कि उनकी पहचान कर रखी है। उनमें से कुछ को घुसाया गया है और कुछ को घुसाने की फिराक में पाकिस्तानी सेना, आईएसआई या फिर जो आतंकवादी संगठनों के लोग हैं वो कर रहे हैं। कुल मिलाकर के वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से भेजे गए कमांडोज ही जम्मू के इलाके में आतंकवादी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल भेस बदल करके आतंकवादियों के लिबास में पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडोज आए हुए हैं। और मेजर जनरल आदिल रहमानी, उसने पाकिस्तान में इसकी कमान ले रखी है और लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद सलीम जंजुआ ये भारत में घुसपैठ कर चुका है और ये कमान लिए हुए है। यानी कि भारत के भीतर जो घुसपैठ हुई और कमांडोज हैं उनका हेड जंजुआ है, लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का अधिकारी है और पाकिस्तान में मेजर जनरल रैंक का अधिकारी आदिल रहमानी जो है वो ये पूरी प्लानिंग कर रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड एस.के. सिंह साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड पी.के. सहगल साहब और एन.के. सूद साहब जो पूर्व अधिकारी हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सूद साहब, मेरा सवाल पहला आपसे है। फॉर्मर डीजीपी हैं वैद साहब और जम्मू कश्मीर को बहुत बारीकी से समझते हैं, वहाँ की हर हरकत को वो जानते हैं। वो कहते हैं कि ये स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडोज हैं जो पाकिस्तान ने भेजे हैं। आपका अंदेशा क्या है? जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं अगर इंटेलिजेंस के एंगल से कहूँ, जो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं उनके हिसाब से भी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है कि ये एसएसजी के कमांडोज हैं, लेकिन इनके नंबर की अभी ठीक से पता नहीं है कितना नंबर है। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से यहाँ पे अपने कमांडोज भेजे हैं जम्मू को डिस्टर्ब करने के लिए, वहाँ पे कुछ वैक्यूम हो गया था, उसको भी फिलअप कर दिया गया। तो एक तरीके से ये एक्ट ऑफ वार है पाकिस्तान की तरफ से और मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट इस पर पहले काम करना शुरू कर चुकी है और बहुत जल्दी पाकिस्तान का जवाब दिया जाएगा। इनको मारने का पूरा इंतजाम कर लिया गया इंडिया के अंदर और लेकिन ये नुकसान जरूर पहुँचाएंगे, बहुत नुकसान पहुँचा चुके हैं। 70 के करीब लोग पिछले कुछ महीनों के अंदर मारे जा चुके हैं, जिसमें से 52 आर्मी के लोग थे। तो अब पाकिस्तान को जवाब देने का टाइम है। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं कर रहा। 2 सर्जिकल स्ट्राइक की हमने, उसके बाद पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन अब सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ नहीं होगा, अब एक स्ट्राइक होगी और स्ट्राइक यहाँ से नहीं होगी, ये स्ट्राइक होगी पाकिस्तान के अंदर से और उसके लिए तैयारी कर चुकी है। और मैं जहाँ तक मैं सोचता हूँ, जो मेरा अपना अनुमान है, एक हमारे एनएसए हैं अजीत डोभाल साहब, उनके साथ एक डिप्टी एनएसए थे राजेंद्र खन्ना जो मिलिटेंसी में एक्सपर्ट है, उनको एडिशनल पोस्ट पे दे दिया गया, एडिशनल एनएसए बना दिया गया और वो यहाँ पे कमान संभाले हुए हैं इनको डील करने के लिए। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जैसे हमने 4 बार या 3 बार, एक आधा बार कारगिल का वार लड़ा था, तीनों जीत साढ़े तीनों जो वार थे जीते थे। अब ये पाकिस्तान एक तो अपनी तरफ से काम कर रहा है, अब हमें पाकिस्तान को पिछले रास्ते से घुसना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर हमें आर्मी भेजने की ज़रूरत नहीं। अगर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने रॉ को दे दी है तो रॉ ये सारा इंतजाम कर देगा और पाकिस्तान के परछत्ते उड़ा देगा अंदर से। वैसे भी देखिए आप बलूचिस्तान के अंदर कैसी सिचुएशन है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। और अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया के अच्छे रिलेशन है, बलूची इंडिया को पसंद करते हो। जहाँ तक बात करिए तालिबान की, तालिबान भी इंडिया को पसंद करता है, पाकिस्तान को हेट करता है। मुझे लगता है कि इंडिया को तालिबान को एक नोटिस भेजना चाहिए कि आप पाकिस्तान को डील करो, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने सारे पड़ोसियों को परेशान कर रखा है, चाहे तालिबान हो चाहे ईरान हो। सूद साहब, एस.के. सिंह साहब, ये आप जब जवाब देने के लिए जाते हैं तो आप कहते हैं कि तुमने मेरे यहाँ नुकसान पहुँचाया, मैं तुम्हारे यहाँ नुकसान पहुँचाऊँगा। लेकिन जो बुनियादी सवाल है कि पाकिस्तान के कमांडोज हिंदुस्तान के दायरे में हैं, वो हमारी ज़मीन पर हैं, तो पहले उनका खात्मा होना चाहिए। तो जो सर्प विनाश ऑपरेशन चल रहा है 2,
ये ऑपरेशन कितने दिनों में कामयाब हो सकता है और इंडियन फोर्सेस जो हैं उनकी ताकत जैसी है वो इनको ख़त्म करने में कितना समय ले सकती है? देखिए ये ऑपरेशन ऐसा है कि इसमें कोई समय सीमा निर्धारित करना जो है वो बहुत मुश्किल की बात है। ये नहीं कह सकते कि 2 दिन में हो जाएगा या 4 दिन में हो जाएगा। ये तो वही वाली बात हो जाएगी कि जब कारगिल विजय जब चला था तो बोला था कि सिर्फ 4 दिन की बात है, हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इनको जब तक कि सारी की इंटेलिजेंस पूरी इकट्ठी नहीं की जा सकती है, क्योंकि लोग जंगलों में चारों तरफ फैले हुए हैं और इनका कोऑर्डिनेशन, जैसा कि आपने भी बताया और डीजीपी वैद साहब ने बताया, देखिए जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उसको इन्होंने सबको एक्टिवेट किया है और एक कोऑर्डिनेटेड बड़ी सोची समझी रणनीति के हिसाब से ये चीज चल रहा है। इलेक्शन होने जा रहे हैं जेएनके में, स्टेट इलेक्शंस, तो उसका एक तरीके से फायदा ये लोग उठाना चाह रहे हैं और जिससे कि अवाम को जो है भड़काया जा सके। और जितने ओजीडब्ल्यू, देखिए बहुत खूबी की बात है कि कोई भी टेररिज्म जो है, चाहे वो एसएसजी कमांडो आ जाए चाहे नॉर्मल टेररिस्ट आ जाए, बिना ग्राउंड सपोर्ट के, बिना जनता के सपोर्ट के नहीं सरवाइव कर सकती है। तो यानी कि जितने ओजीडब्ल्यूज हैं इनको सबको जो है एक्टिवेट किया गया है और इतने तादाद में है। और हम लोग इस वजह से, देखिए एक तो इंटेलिजेंस फेलियर कहीं ना कहीं जरूर हुआ है कि इतनी तादाद में इन्फिल्ट्रेशन हुई है कि अंदर आकर ये लोग अलग अलग जगह इतने साइमल्टेनियस अटैक जो है चारों तरफ हो रहे हैं, जो कि एक बड़ी सोचने की बात है इसको। और दूसरी चीज है कि जो ट्रुप्स हमारे कुछ एक हटाए गए थे, जो आरआर बटालियंस थी, कहीं ना कहीं उसमें भी वो भी एक कारण रहा है कि ये फिल्ट्रेशन इस तरीके से हुई। और हिंटरलैंड में इनके अगेंस्ट जो है ओजीडब्ल्यू किस तरीके से एक्टिवेट हुआ, तो उनका भी वो है। और तीसरी चीज है कॉम्प्लिसेंसी, यानी कि वैली में देखिए कई सालों से कुछ नहीं हो रहा था, पिछले 2-3 साल जब से आर्टिकल 370 हटा, और जम्मू के पीर पंजाब के साउथ में भी जो है इतनी कोई एक आधी छुटपुट घटनाएं हुई, तो एक तरीके से कॉम्प्लिसेंसी सेट हुई और जिसकी वजह से भारत ने वहां की फौज को भी कुछ हद तक फौज को वहां से कम किया, तो उसका पूरा जो है ये फायदा उठाया गया। ये पूरी एक होलिस्टिक सोची समझी रणनीति और जो ग्राउंड रियलिटीज हैं जी। उसका पूरा फायदा उठाया। तो इसीलिए इसको समय निर्धारित करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यस, कामयाबी जरूर मिलेगी। इनको चारों तरफ से जब तक घेरा नहीं जाएगा, इनके सारे नेटवर्क को जब तक नहीं खत्म किया जाएगा, लेकिन एक तब सवाल तक है ये सहगल साहब तरीके से जी, समाप्त नहीं हो सकता। अगर पाकिस्तान के कमांडोज हिंदुस्तान की सरहद के भीतर आ गए हैं और पाकिस्तान की फौज और आईएसआई की साजिश के बगैर ऐसा संभव नहीं है, तो सहगल साहब मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में आज की तारीख में जो हालात हैं, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, उनके लिए वहाँ मुश्किलें बढ़ रही हैं। इंतज़ामिया एक अजीब पसोपेश में है क्योंकि वहाँ सरकार में जो पार्टियाँ हैं उन दोनों पार्टियों के बीच में एक टकराव है। सरकार कब तक चल सकती है नहीं पता है। नई सरकार अगर आती है तो इमरान खान की अगुवाई में एक सरकार बन सकती है, इस बात की गुंजाइश है क्योंकि उनकी लोकप्रियता अभी भी नहीं घटी है। तो क्या आसिम मुनीर अपने लिए एक भारत के भीतर हालात बिगाड़ करके पाकिस्तान में सिंपैथी वोट या अपनी जगह को मजबूत करने की फिराक में हैं, वो अपने नुकसान की भरपाई हिंदुस्तान के खिलाफ कैंपेन करके करना चाहते हैं? यह साजिश है? सहगल साहब। देखो, मुनीर खान का क्या मंशा है, उनका क्या इरादा है, वो तो वही जानते हैं। लेकिन उन्होंने जब हिंदुस्तान को ललकारा, चाहे वो 48 में या 65 में या 71 में या 99 में, कई बार उन्होंने घुसपैठी हिंदुस्तान में भेजी है, मुजाहिद हिंदुस्तान में भेजे हैं, इससे बड़ी तादाद में। हर बारी उसको मुंह की खानी पड़ी है, अभी भी यकीनन उसको मुंह की खानी पड़ेगी, चाहे उसके 100 भेज दिए हो या 600 भेज दिए हो। मैं देश को साफ तौर पर दर्शाना चाहता हूँ कि जो नुकसान हो चुका है वो हो चुका है, अभी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। जहाँ तक 15 कोर का ताल्लुक है, मैं वहाँ 4 साल हेलीकॉप्टर यूनिट कमांडर रह चुका हूँ। वहाँ पे सिक्योरिटी ग्रिड, इंटेलिजेंस ग्रिड और लोकल इंटेलिजेंस ग्रिड हर प्रकार से कायम है। जम्मू के इलाके से हमने फौजें उठा के लद्दाख में भेजी थी, वहाँ पे ग्रिड को कमज़ोर कर दिया गया, वहाँ पे सिक्योरिटी ग्रिड कमज़ोर हो गया, इंटेलिजेंस ग्रिड कमज़ोर हो गया, लोकल ग्रिड जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। और कुछ पॉलिटिशियन की स्टेटमेंट्स की वजह से जो हमारे आइज एंड ईयर्स थे, बकरवाल और गुजर, हमारे खिलाफ हो गए और पाकिस्तान के लोगों की सहायता करने लगे। लेकिन जिस नंबर की जिक्र कर रहे हैं वैद साहब, उतने बड़े पैमाने पर अगर घुसपैठ हो चुकी है तो उतने बड़े पैमाने पर उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट की भी आवश्यकता है। गिवन द फैक्ट कि हमारा इंटेलिजेंस अभी सर्वेलेंस बड़ा इम्प्रूव हो चुका है, आपके पास सैटेलाइट्स हैं, आपके पास ड्रोन्स हैं,
आपके पास क्या कहते हैं हेलीकॉप्टर अभी है वैद साहब का प्रकार- बयान जब मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि इन पाकिस्तानी आर्मी ने 600 कमांडोज की ईयरमार्क किया है, यानी कि वो सारे के सारे हिंदुस्तान के दायरे में आ गए हैं। ऐसा तो नहीं है, लेकिन 600 को घुसाने की फिराक में पाकिस्तान है। हाँ, घुसे पड़े हैं कुछ न कुछ, और वो एक वॉर हिंदुस्तान के भीतर ऑन कर चुके हैं। तो कम्युनिकेशन चला 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 जाता है। सूद साहब, मेरा सवाल ये है कि इतनी मजबूत इंटेलिजेंस यूनिट हिंदुस्तान की है, आईबी है, रॉ है, आर्मी की अपनी इंटेलिजेंस होती है, पुलिस की अपनी इंटेलिजेंस होती है, कई लेवल पर इंटेलिजेंस है, आपस में इनका अपना एक नेटवर्क भी होता है। हम फेल कर गए क्या? मैं ये तो नहीं कहूँगा फेल कर गए, जब हम शायद हमारे से कुछ गलती हो गई, हम थोड़े से केयरलेस हो गए कि हमने उम्मीद नहीं की थी कि पाकिस्तान इस तरीके से दोबारा हरकत कर सकता है, जब हमने 2 सर्जिकल स्ट्राइक की थी और पाकिस्तान के अंदर हालात देख करके। लेकिन पाकिस्तान इसमें अकेला नहीं है। आप देखिए पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान में क्या हुआ, हालत अंदर खराब है। IMF ने उनको $7 बिलियन दे दिया, और ये यूएस की मर्जी के बगैर तो नहीं होगा। और यूएस के सपोर्ट की वजह से पाकिस्तान को जो यूएई और सऊदी है, उन्होंने भी जो लोन था रोल ओवर कर दिया, और साथ में चाइना ने भी इनको अपना लोन रोल ओवर कर दिया। और ये सारा जो यूएई की बात कर लीजिए, सऊदी की बात करिए, यूएस की बात कर लीजिएगा, तो यूएस इंडिया को टारगेट कर रहा। आप देख रहे हैं बहुत साल से बात चल रही, बहुत महीनों से बात चल रही थी, कभी निज्जर कभी पन्नू। और यूएस की सपोर्ट के बगैर पाकिस्तान ये काम नहीं कर सकता। मैं सिंपल सी बात कहूँगा। देखिए, इसी को भांपते हुए पीएम मोदी जब 3rd टर्म में आए तो पहली विजिट उनकी थी रशिया के अंदर, यूएस को बताने के लिए कि हम तुम्हारे ऊपर से डिपेंडेंट नहीं है। और उसके बाद जब अब अगस्त के अंदर वो जा रहे हैं यूक्रेन में, रशिया यूक्रेन वार को ख़त्म करने, और इसीलिए एक चैलेंज दे रहे हैं यूएस को। यूएस कहता है मैं इंडिया का दोस्त हूँ, लेकिन यूएस इंडिया की पीठ पे बार बार छुरी घूमता है। और अगर पाकिस्तान ये हरकत कर रहा है, पाकिस्तान को पता है कि वो एक्सपोज होगा, तो यूएस उसको छोड़ेगा नहीं। यूएस तब नहीं छोड़ेगा जब ये उसके साथ ना हो। तो इंडिया, आप देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर रहा। इंडिया एक लॉन्ग टर्म प्लान जरूर कर रहा है पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने की, पाकिस्तान को कैसे बदला लिया जाए पाकिस्तान से, और बदला पाकिस्तान से बड़े अच्छे तरीके से लिया जाएगा, जो ना यूएस ने सोचा ना पाकिस्तान ने सोचा है। तो ये जो सारा का सारा पाकिस्तान की तरफ से एक्शन हुआ है, इसके पीछे यूएस का इनडायरेक्ट हाथ है। जी, मजबूत मुल्क सिंह साहब वो होता है जो अपने दुश्मन को सबक सिखाए, उसके भीतर खौफ पैदा करे। तुम अपने दायरे में रहो, अगर मेरे दायरे में जम्मू कश्मीर में चुनाव ना हो सकें, अस्थिरता ऐसी पैदा कर दो, दहशत ऐसी पैदा कर दो, तुम्हारे यहाँ हालात बिगड़े हुए हैं, तो वहाँ के हालात पे वहाँ के लोगों की नज़र ना जाए, तो तुम पड़ोसी के यहाँ जाकर के हालात बिगाड़ने की साजिश कर दो। अगर इतनी हिम्मत तुम्हारे भीतर है तो तुमको उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यह मजबूत देश के पास ताकत होनी चाहिए कि वो ऐसा कर पाए। हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान, चूँकि अब मैं देखता हूँ कि चाहे वो 65 की लड़ाई हो या 99 की लड़ाई हो, ये घुसपैठिए पाकिस्तान के पहले आते हैं, वॉर उसके बाद शुरू होती है। पाकिस्तान को एक बड़े सबक की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पाकिस्तान को एक बड़े सबक देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि और यही एक मौका भी है। देखिए, जिस तरीके से घटनाएं हुई हैं, जिस तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई हैं और हमारे जवान शहीद हुए हैं, तो ये जो है बेकार नहीं जानी चाहिए। और सबसे पहली बात देखिए, कहीं ना कहीं हमारी जो पॉलिसीज जो हम बनाते हैं उसमें भी तो गलती है। अब इन्होंने पॉलिसी बना रखी है जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस का मतलब ये हो गया कि अगर एक घटना हुई तो आपको एक्ट करना चाहिए, तो वो तो एक्शन हुआ नहीं। यानी कितनी घटनाएं हो चुकी हैं, आप इस साल के शुरू से भी अगर आप लें, पिछला साल अगर आप भूल जाएं, तो देखिए कितनी घटनाएं हुई, क्या कोई एक्शन लिए गए? कुछ नहीं लिया गया। तो ये अब जो, लेकिन अब पूरे देशवासी जो है, पूरे अपने देशवासी जो है पूछ रहे हैं सवाल गवर्नमेंट से कि भाई आप कर क्या रहे हैं, हमारे जवान इतने तादाद में शहीद हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान आर्मी सिर्फ टेररिस्ट नहीं इन्वॉल्व, कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी, जैसा कि वैद साहब ने भी कहा, कि कमांडोज इनके काफी हद तक जो है अंदर घूम रहे हैं और वही जो है ऑपरेट कर रहे हैं, और एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड। तो एक भारत को अब ये मौका है कि इसको करारा एक जवाब देना पड़ेगा, और वो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये होगा जरूर। इसकी प्लानिंग जरूर चल रही होगी, कहीं ना कहीं सही वक्त पर आने पर ये भारत एक्शन लेगा। और वो भी मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन से पहले शायद कुछ हो, और बहुत बड़ा करने की जरूरत है, तभी पाकिस्तान को सबक मिलेगा, अन्यथा ये चीजें होती रहेंगी। बड़ा करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। सहगल और साहब, देखिए दूसरी चीज,
एक जी। चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि जी, देखिए जी। जितने टेररिस्ट कैंप्स जितने हैं, ये हमारे पास सारे आइडेंटिफाइड हैं, हमारे सर्वेलेंस, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी सब आइडेंटिफाइड है। और ये कहाँ पर है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, जिसको कि पाकिस्तान कहने के लिए बोलता है कि आजाद कश्मीर है, लेकिन जब टेररिस्ट एक्टिविटीज उनके लैंड की बात करते हैं तो उस पर वो नकारता कि नहीं, हमारे लैंड पर तो कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज, देयर आर नो कैंप्स इन आवर एरिया। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो हम लोग क्यों नहीं स्ट्राइक करते हैं? ये जितने टेररिस्ट कैंप्स हैं सब पे इनपुट है, कहीं ना कहीं, कहीं पे 40 है, कहीं पे 100 है, कहीं से 200 भरे हुए सहगल हैं। साहब, एक बड़ा वाजिब सवाल है। ठीक है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ आ गया होगा, उसकी नेक नियति नहीं रहती हिंदुस्तान को लेकर के। यह भी ठीक है, कई हलकों में कहा जाता है कि चीन की जो फौज है पीएलए, उसके 11,000 जवान पाकिस्तान की सरहद के किनारे किनारे पाकिस्तान की फौज की मदद करते रहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान तो एक बहुत बड़ा मुल्क है, इसकी अपनी ताकत है, हम क्यों नहीं वहां जाकर के स्ट्राइक कर दें? सहगल साहब। मैं दो चीजें साफ तौर पे कहना चाहता हूँ। जी। जब भी इलेक्शन होगा जम्मू कश्मीर में, हमारा सारा देश देखेगा पाकिस्तान की तरफ से किसी प्रकार की कोई हरकत सफल नहीं होगी। कोशिश जबरदस्त करेगा लेकिन किसी प्रकार की सफलता नहीं होगी। हमने सक्सेसफुल G20 किया, अभी अमरनाथ यात्रा जा रही है, क्या पाकिस्तान की तरफ से किसी हादसे को अंजाम दे सका है? किसी प्रकार के कोई हादसा नहीं होगा, मैं यकीन करना चाहता हूँ। दूसरा, बहुत बड़े पैमाने पर मैं पहले वक्ता से सहमत हूँ, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली कई साजिशें रची जा रही हैं और सूरर देन लेटर पाकिस्तान जो है काफ़ी से ज़्यादा चिंतित होगा, घबराएगा कि क्यों हिंदुस्तान को ललकारा। अगर पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 22 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, बट आज वहाँ के सारे आका जो हैं उनको भी शक है, उनको भी घबराहट है। उनको लगता है कि उनके अपने ही जो गार्ड्स हैं वो उनको मार सकते हैं, उनको अपनी आर्मी से डर लगना शुरू हो गया है। और पाकिस्तान के अंदर आगे क्या होता है बलूचिस्तान में या पीओके में या सिंध में या फाता एरिया में, ठीक है सर, लेकिन पाकिस्तान दो तीन सवाल तो हैं सूद साहब। सहगल साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा। अभी जो चल रहा है वो भारत के लिए चिंता का कारण है। डीडीसी के चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए, शांतिपूर्ण हो गए। लोकसभा चुनाव हाल में प्रचंड बहुमत के साथ रिकॉर्ड इतिहास रचा, शांतिपूर्ण हो गए। वहाँ तरक्की की रफ्तार बेहतरीन रही है। 2 करोड़ के आसपास लोग जम्मू कश्मीर का दौरा कर गए टूरिज्म के लिहाज से पिछले साल। अचानक से ये स्थितियां जो पैदा हुई हैं, इसका कोई तो कारण है। अगर सब कुछ पहले से ठीक चल रहा था, अचानक से ऐसा क्यों हो गया? और पाकिस्तान नहीं करेगा कैसे मान लें? देखिए, मैं आपको बड़े क्लियरली एक बात कह ना नहीं, देखिए आपको बड़ा क्लियरली मैंने एक बात कह दी है कि पाकिस्तान अकेला नहीं है। पाकिस्तान के पीछे एक बड़ी ताकत है और उस ताकत ने शायद पाकिस्तान को कह दिया, और इंडियन इंटेलिजेंस भी ये चीज़ जानती है कि क्या मंशा है यूएस की या बाकी एजेंसीज की। और देखिए, हम सिर्फ वेट कर रहे हैं अप्रोप्रिएट टाइम की, और मुझे लगता है कि पूरी तैयारी चल रही है, पूरे तरीके से काम किया जा रहा है कि कैसे पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। और अब जो पाकिस्तान पे अटैक होगा 71, जैसा आपने देखा कि पाकिस्तान के टुकड़े हुए, इस टाइम पे पाकिस्तान के 4 टुकड़े की प्लानिंग चल रही है। और देखिए, ये जो लंबी प्लानिंग होती है इसमें थोड़ा टाइम लगता है। सर्जिकल स्ट्राइक मुझे लगता नहीं कि उसका कोई खास पर्पस है। हमें अब एक डिफरेंट टाइप की स्ट्राइक करनी पड़ेगी जिसके अंदर इंडिया की इन्वॉल्वमेंट हो, और वो रॉ कर सकता है। रॉ के पास कैपेबिलिटीज़ हैं। हम अगर LTT खड़ी कर सकते हैं श्रीलंका के अंदर, अगर हम मुक्ति बाहिनी खड़ी कर सकते हैं बांग्लादेश के अंदर, तो हम और भी बड़े काम कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ कि मुझे एक पूरी उम्मीद है कि सही कह रहे हैं काम किया जा रहा है। और मैं समझ रहा हूँ मोदी साहब आपके इशारे को, मैं किसी समझ रहा हूँ, लेकिन हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनको लगता है कि वो हम इजराइल की तरह करना चाहिए। इस्माइल हानिया तेहरान आया, आप समझिए कि दूसरे देश में तुम आए हुए हो एक बड़े आयोजन में, और इस्माइल हानिया को इजराइल ने मार के गिरा दिया। मोहम्मद दईफ गाजा पट्टी में उसका आर्मी का चीफ है, दईफ को टारगेट करके मारा, ख़त्म कर दिया। तो सवाल ये है कि दुनिया किसी भी हिस्से में इजराइल का दुश्मन हो वो सलामत नहीं बचेगा। दिन रात उसको अपने सर पे मौत मंडराती दिखती है, या हिंदुस्तान को भी अपना खौफ पैदा करना पड़ेगा पाकिस्तान के लिहाज से? देखिए, यहाँ पे एक मैं छोटी सी बात कहूँगा। पाकिस्तान के अंदर भी 29 लोग मारे गए, लेकिन बात यह है कि इजराइल का डिफेंस स्टेचर है। इजराइल की पॉपुलेशन कुछ लाखों की है, उनका सर्वाइवल का इशू है। हमारे साथ बड़ी पॉपुलेशन है जिसको साथ लेके चल रहा है, हमको उनके भी इंटरेस्ट देख रहे हैं। तो हमारी 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारी ट्रेड डिस्टर्ब हो, बाकी चीज़ें डिस्टर्ब हो। देखिए, मैंने जैसे कहा कि इंडिया एक बड़ा काम करेगा, सिर्फ जैसे 71 में हुआ था। पाकिस्तान जो एक बड़ा काम कर चुका है,
यहाँ पे चौथा वार या पांचवा वार स्टार्ट करके उसका जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को। लेकिन इसके लिए थोड़ी वेट करनी पड़ेगी। अगर ये चाहते हैं हमारे लोग कि हम सर्जिकल स्ट्राइक कर दें, मुझे नहीं लगता कि आप 20-25 मिलिटेंट को मार के कुछ अचीव कर पाएंगे। और हम किसी भी तरीके से किसी को उकसा नहीं सकते। हमको ऐसा काम करना है कि हम आपकी डंडा भी टूट जाए और हमें कोई नुकसान भी ना हो। मैं सिंह आपको साहब- पहली बात की, एलटीटी की बात की, मैंने मुफ्ती भाईनी की बात की, और रॉ के अंदर अगर जी सिंह साहब, एक सवाल आपसे है मेरा। अगर पाकिस्तानी कमांडोज ही हैं, ये आतंकवादी नहीं है, मैं अगर कह रहा हूँ क्योंकि वैद साहब कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इनका वॉरफेयर है, गुरिल्ला वॉर जो कर रहे हैं, और जिस तरीके से गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमला के वक्त वीडियो बनाते हैं और पाकिस्तान वो वीडियो भेजते हैं, अगर इनकी तादाद बढ़ती है तो जो हमारी फोर्स ऑपरेशन चला रही है, क्या जम्मू के इस इलाके में स्थितियां बिगड़ सकती हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर इन हालातों को कंट्रोल नहीं किया गया तो स्थितियां बिल्कुल बिगड़ेंगी, और बिगड़ने की पूरी संभावना मुझे नजर भी आ रही है। लेकिन ज्यादा बिगड़ने की संभावना इसलिए नहीं आ रही क्योंकि अब जो है हम लोगों ने काफी न्यूज जो है वो काफी टाइट कर रखा है, और इन लोगों को चारों तरफ से घेर रखा है। देखिए, बॉर्डर पर भी जो है सर्विलेंस अकॉर्डिंगली बढ़ा दी गई है, और वहां पर जो घुसपैठ की कोशिश भी हुई है वहां पर भी टेररिस्ट जो है वो मारे गए हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स। तो इसका मतलब ये है कि देखिए, एलएसी के ऊपर जो है पूरा सख्ती बढ़ती जा रही है। अब जो है हिंटरलैंड में इन लोगों को, जो जंगल में ये लोग हैं, पूरी इंफॉर्मेशन को लेकर इनको चारों तरफ से घेरा जा रहा है। अब जंगल का इलाका है, इन सब चीजों में वक्त लगेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ज्यादा अब जो है घटनाएं इतनी नहीं होनी चाहिए, और इस घटनाओं में जो है कमी आएगी। और एम ये रहेगा कि जो जितने मिलिटेंट्स हैं अंदर, अधिक से अधिक को यहाँ पे इन लोगों को यही जो है मारा जाए, खत्म किया जाए इनको, और ये साथ में जम्मू का infiltration इलाका को रोका। पाकिस्तान से आए कमांडोज की कब्रगाह बने, भारतीय सेना बिल्कुल। यही चाहेगी और कब्रगाह बना करके रहेगी। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ अपनी बातें साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारा सफ़र आगे चल रहा है। दरअसल एक राय ये है, देश के भीतर भी कई एक्सपर्ट्स के साथ मैंने बात की है कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ वो सलूक करना चाहिए जो इजराइल करता है अपने दुश्मनों के साथ। इजराइल के स्टाइल में चलना होगा। जहां युद्ध की ज़रूरत वहां युद्ध, और जहां दुश्मन छुप कर वार कर रहा हो वहां घुस करके उसे ख़त्म करने का प्लान। इजराइल के स्टाइल को समझने के लिए कुछ कहानियां, घटनाएं मैं आपको आज बताना चाहता हूं। इजराइल के बारे में कहा जाता है कि वो 36 दांतों में, या 32 दांत कह लीजिए, 32 यूं अकेली जीव की तरह है। चारों ओर से इस्लामिक देशों से घिरा इजराइल खुद को योद्धा की तरह मानता है और उसने अपने आप को बनाया है। कहा जाता है कि साल हो या 100 साल, इजराइल अपने दुश्मनों का पीछा करता रहता है, उनको छोड़ता नहीं है। पाताल तक पीछा करता है, खात्मा करके ही मानता है। इजराइल अपने स्टाइल में काम को अंजाम देता है। दुश्मन की पहचान करो, निशाना बनाओ और ठोक डालो। मतलब साफ है, अगर वो दुश्मन है तो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, धरती के किसी भी हिस्से में छुपा हो, इजराइल के लीथल जो मोडस ऑपरेंडी है उससे बचना मुश्किल है। हानिया, इस्माइल हानिया और फुआद की हत्या ताज़ा उदाहरण है। कैसे हमास और हिजबुल्लाह की हिमाकत का बदला इजराइल ने लिया है। हमास चीफ, पॉलिटिकल विंग का चीफ, इस्माइल हानिया, उसके पीछे इजराइल तभी से पड़ा था जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। दावा किया जाता है कि हानिया के सफाये के लिए मौके की फिराक में इजराइल की आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्स, और वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी में से एक मानी जाती है, मोसाद, दोनों लगी हुई थी। फिर हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचा। तेहरान में उसके आवास पर सटीक निशाना बना करके हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई। इससे पहले इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। हिजबुल्लाह का टॉप मिलिट्री कमांडर फुआद शुकर
मारा गया। वहीं गाजा पट्टी में एक एयर स्ट्राइक में जो आर्मी चीफ गाजा के भीतर था, मोहम्मद दईफ, हमास का आर्मी चीफ, और राफा सालमेह को इजराइल ने खत्म कर दिया। दईफ हमास मिलिट्री विंग का कमांडर और सालमेह हमास के खान यूनुस ब्रिगेड का कमांडर, और दोनों के चलते जो 7 अक्टूबर को हमला हुआ था इजराइल के ऊपर, उसके चलते था। ओलंपिक गेम्स 1972 म्यूनिख, जर्मनी, वहां हुए थे। और ये घटना भी एक मिसाल है कि कैसे एक देश अपने खिलाड़ियों की खातिर दुश्मनों को या हत्या करने वाले, हत्या की साजिश में शामिल लोगों को ढूंढ ढूंढ करके मारता है। खेलों का महाकुंभ कहा जाता है ओलंपिक को। उसमें हिस्सा लेने के लिए जर्मनी पहुंचे थे इजराइल के खिलाड़ी। खेल शुरू हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका था। इसी दौरान एक दिन ऐसा भी आया जिसे ओलंपिक खेलों के इतिहास में काला दिन के तौर पर याद किया जाता है। ओलंपिक गेम्स विलेज में 8 फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने बर्बरता के साथ इजराइल के 11 खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी। 234 फिलिस्तीनियों को रिहा करने की डिमांड रखी गई थी। कभी नहीं झुकने के लिए पहचाने जाने वाले इजराइल ने 2-2 कह दिया कि आतंकियों की मांग नहीं मानी जाएगी। इस पर फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने 2 इजरायली खिलाड़ियों के शव हॉस्टल के बाहर फेंके ताकि इजराइल की सरकार डरे। और उस समय इजराइल में महिला प्रधानमंत्री थी। संदेश साफ था कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो बाकी 9 खिलाड़ियों का भी वही हाल होगा। गोल्डा मायर जो पीएम थी, उन्होंने कहा कि सवाल ही नहीं उठता है, कोई आतंकवादी नहीं छोड़ा जाएगा, हम अपने खिलाड़ियों को बचा करके ले आएंगे। उन्होंने जर्मनी की सरकार से कहा कि आप मेरे कमांडोज को जाने के लिए परमिशन दीजिए, हम अपने खिलाड़ियों को बचाने में सक्षम हैं। लेकिन जर्मनी को लगा कि ना का सवाल है, हम ही मेज़बान हैं, हम बुलाएंगे इजराइल के कमांडोज को, इसका मतलब कि हम काबिल नहीं। तो कहा कि नहीं, आप मैडम छोड़ दीजिए, हम लोग आपके खिलाड़ियों को बचा लेंगे। जर्मनी को लगातार इजराइल इस बात में के लिए मनाने में जुटा था कि उसे म्यूनिख में अपनी स्पेशल फोर्स भेजने की मंजूरी दी जाए, और जर्मनी इसके लिए तैयार नहीं था। कारण मैंने बताया आपको। और पूरी दुनिया में एक धुकधुकी सी थी कि म्यूनिख में क्या हो जाएगा और कब हो जाएगा, इजरायली खिलाड़ियों का क्या होगा। फिर आतंकियों ने एक मांग रखी कि उन्हें बंधकों को बाहर ले जाने के लिए व्यवस्था की जाए। जर्मनी की सरकार ने आतंकियों की ये मांग मान ली। दरअसल जर्मन सरकार ने प्लान बनाया कि जब आतंकी वहां से निकलेंगे और एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो वहीं उनको ढेर कर दिया जाएगा। आतंकवादी जब हेलीकॉप्टर से बंधकों को लेकर एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें खबर लग गई कि उन्हें मिस्र ले जाने के लिए जो विमान खड़ा है उसमें पायलट तक नहीं है। उन्हें लगा कि अब उनका आखिरी समय नज़दीक आ गया है, और उन्होंने उस हेलीकॉप्टर में ग्रेनेड फेंक दिया जिसमें बंधक थे, यानी खिलाड़ी इजराइल के। देखते ही देखते हेलीकॉप्टर आग का गोला बन गया और सारे 9 खिलाड़ी जो बचे हुए थे इजराइल के एथलीट्स मारे गए। म्यूनिख ओलंपिक में इस तरह अपने खिलाड़ियों की बेरहम हत्या से इजराइल और तब की प्रधानमंत्री गोल्डा मायर आग बबूला हो गई। आतंकवादियों से बदले के लिए खुफिया मिशन तैयार किया गया जिसका नाम रखा गया राथ ऑफ गॉड, यानी कि ईश्वर का कोप। इजरायली गवर्नमेंट ने मोसाद को पूरी छूट दे दी और टारगेट दिया कि आतंकवादी दुनिया में चाहे जहां कहीं भी छिपे हों, जितने पैसे खर्च करने पड़े उन्हें ठिकाने लगा करके ही रुको। इसके बाद असली मोसाद का जन्म हुआ। 16 अक्टूबर 1972 को पहले टारगेट को खत्म किया। इसके बाद अगले कुछ सालों तक मोसाद ने यूरोप में और मिडिल ईस्ट में अलग अलग देशों में छिपे हुए आतंकवादियों को चुन चुन करके ठिकाने लगाया। ये मिशन चलता रहा। जून 1976 में इजराइल के तेल अवीव से पेरिस जा रहे यात्री विमान का एक मामला है।
जैसे म्यूनिख का मामला था। म्यूनिख में हत्या करने वाले आतंकवादी तो मारे गए जर्मनी में, लेकिन साजिश में जितने लोग शामिल थे उन सबको इजराइल ने और उसके मुसाद ने ख़त्म किया। एक घटना है प्लेन हाईजैक की। तेल अवीव से पेरिस जाता हुआ यात्री विमान हाईजैक कर लिया गया। अपहरणकर्ता पीएलओ के आतंकी थे और वे विमान को पूर्वी अफ्रीकी देश युगांडा ले गए। उस वक्त वहां तानाशाह ईदी अमीन का राज चल रहा था। हाईजैकर्स इजराइल की जेलों में बंद अपने साथियों को रिहा कराना चाहते थे, जैसे म्यूनिख ओलंपिक में वो अपने साथियों को रिहा कराना चाहते थे खिलाड़ियों को छोड़ने के एवज में, और मोटी रकम ही मांग रहे थे। कुछ लोग रिहा किए गए। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने उन लोगों से बातचीत की जिन्हें प्लेन से रिहा किया गया। इस पूरे ऑपरेशन के लिए खास कमांडो चुने गए और इसी बीच इजराइल सरकार आतंकियों से लगातार मोहलत मांग रही थी कि हम आपकी बात मानेंगे, हम कुछ लोगों को छोड़ेंगे, कुछ आप भी छोड़िएगा, ताकि वो टाइम ले। इस दौरान केन्या ने इजराइल की मदद की, जिसकी जमीन का इस्तेमाल मोसाद ने किया। 3 जुलाई 1976 को ऑपरेशन शुरू हुआ और उस समय भी प्रधानमंत्री गोल्डा मायर ही थी। महिला, आयरन लेडी कहा जाता उनको। लगभग 200 कमांडोज युगांडा रवाना हुए। प्लेन में युगांडा के राष्ट्रपति जैसा ईदी अमीन की तरह एक पूरा काफिला रखा गया प्लेन के ऊपर, कारों का। ठीक वैसा ही काफिला जिस काफिले के साथ ईदी अमीन चला करता था युगांडा के भीतर। इसके बाद दुश्मन देश की धरती पर इजरायली कमांडोज का ऑपरेशन शुरू हुआ। 3 विमान पहुंचे, 1, 2, 3। सभी बंधकों को उस ऑपरेशन में हुआ क्या कि जो ईदी अमीन का कैवेलकेड होता है, गाड़ियों का काफिला, पहले विमान से वो काफिला ही निकला। तो ईदी अमीन ने अपने कमांडोज, एयरफोर्स के जवानों को एयरपोर्ट पर लगा रखा था कि यह जो पीएलओ के अपहरणकर्ता हैं, इनकी मदद करनी है और जो बंधक है उनको नहीं छोड़ना है जब तक कि इजराइल की सरकार झुकती नहीं है और रिहाई नहीं करती है। उन कमांडोज को एयरफोर्स के जो जवान थे उनको लगा कि ईदी अमीन ही आ गया, क्योंकि वो काफिला वैसा ही था और उसमें कमांडोज थे इजराइल के, और वो ठीक उधर ही बढ़े जिस तरफ बंधकों को रखा गया था। जब नजदीक पहुंच के गाड़ी रुकी और दौड़े तो लगा कि ये ईदी अमीन नहीं है, ये तो ऑपरेशन है कोई। और वहां सीधा गए कमांडोज जिस कमरे में बंधक थे। गोलियां ताबड़तोड़ चलने लगी और जितने भी वहां आतंकवादी थे उन सबों को मारा, लोगों को बाहर निकाला। ईदी अमीन के जितने भी कमांडोज थे उनको मारा। वहां जो एयरफोर्स के फाइटर जेट्स खड़े थे उनको तबाह किया। इसके बाद युगांडा के सैनिक भी सामने आए। इजराइल के कमांडोज उनसे लगातार जंग करते रहे। गोलियों की तरतराहट से पूरा एयरपोर्ट गूंजता रहा। इस दौरान इजराइल के कमांडोज ने युगांडा के 40 से ज्यादा सैनिकों को मार दिया। इसके बाद सभी बंधकों को सुरक्षित इजराइल लाया गया। इसे ऑपरेशन थंडरबोल्ट नाम दिया गया। बस इजराइल ने इसमें अपना जो कमांडर था, जो लीड कर रहा था कमांडोज की टीम को, वो गंवाया। और वो आज की तारीख में इजराइल के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, उनके बड़े भाई थे। और ये मिशन दुनिया का सबसे खतरनाक लेकिन कामयाब मिशन माना जाता है। इस तरह का ऑपरेशन लगातार करता रहा है इजराइल। और हिंदुस्तान में जिस तरीके से जम्मू के इलाके में पाकिस्तान के कमांडोज के आने और आतंकवादियों के भेष में लगातार हमला करते रहने की घटनाएं देखी जा रही हैं, पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है इजराइल के स्टाइल में। यह बात बहुत जरूरी है। हमारे मेहमान हैं पीसीआर एनके सूद साहब। जी, ये इजराइल ने सिर्फ अभी गाजा पट्टी की लड़ाई के दौरान नहीं, उसकी फितरत ऐसी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि वो उन देशों से घिरा हुआ है जिन देशों का होना उसके वजूद पर ख़तरा है। वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ता है।
लेकिन उसने अपने आप को इतना ताकतवर कर लिया कि वो तमाम देश मिलकर के भी उसका मुकाबला नहीं कर पाते। और आज भी उसने अपने दुश्मनों का सफाया लगातार किया है। वो सिर्फ हमास के पॉलिटिकल विंग के चीफ को नहीं मारता है, वो हमास के कमांडर्स को नहीं मारता है, वो हूतियों को यमन में मारता है, लेबनान में जाकर के आतंकवादियों को मारता है, हिजबुल्लाह को, और हमास को गाजा में मारता है। ये एक मुल्क में अपने लोगों को बचाने और अपनी सीमाओं की मर्यादा का मान रखने के लिए ताकत तो होनी ही चाहिए। सूद साहब, मेरा सवाल आपसे। जी हाँ जी, देखिए बेसिकली मैंने कहा इजराइल और इंडिया को कंपेयर नहीं किया जा सकता। हमने इजराइल से बहुत कुछ सीखा, हमारे इंटेलिजेंस के लोग उनसे मिलते रहे हैं, हमारे जो कमांडोज हैं कश्मीर के अंदर उनको वहाँ से ट्रेनिंग भी दी गई है, इक्विपमेंट वहाँ से आए हैं, बहुत कुछ मिला है, क्योंकि बहुत साल मैंने काफ़ी कुछ नेग्लेक्ट किया। लेकिन अब सिचुएशन देखिए, आप मैं एक दो बातें कहूँगा यहाँ पे। निज्जर का केस हुआ, कनाडा ने शोर मचाना शुरू कर दिया, यूएस ने शोर मचाना शुरू कर दिया। कौन था निज्जर? निज्जर एक टेररिस्ट था, उसके ऊपर शोर मचाया, इंडिया से रिलेशन खराब किए, कहने 5 आई की इंफॉर्मेशन है कि उसको निज्जर को इंडिया ने मर पाया। इसी तरीके से जब पन्नू का केस आया तब भी यही बात हुई। तो बेसिकली जो वेस्ट और यूएस है वो इंडिया को सपोर्ट नहीं करते, और अगर इंडिया ने कोई वहाँ पे एक्शन लिया तो इंडिया को टारगेट करना शुरू कर देंगे। जब 71 का वार हुआ तो इंडिया ने क्यों नहीं पीओके पे कब्जा किया? क्योंकि अगर इंडिया पीओके के ऊपर कब्जा करता तो इंडिया के ऊपर सैंक्शन लग जाती। इजराइल के ऊपर कोई सैंक्शन लगाने की बात नहीं है। इंडिया कोई भी अगर हिमाकत करेगा, अगर इंडिया ने वार स्टार्ट किया होता 1971 का, जबकि पूरी इनके पास इन्फॉर्मेशन थी, तो इन्होंने इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगानी थी। यूएस ने अपनी 7th फ्लीट भेज दी इंडिया के अगेंस्ट। तो देखिए इंडिया और इजराइल का कई चीज़ों में कंपैरिजन नहीं हो सकता। लेकिन ठीक है, आप अगर वहाँ पे 29 लोग मारे गए पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट थे, तो वो इतने साल से पल रहे थे वहाँ पे, तो वैसे तो इंडिया को सपोर्ट नहीं किया। हाँ, ये ज़रूर है कि इन्होंने इंडिया को ऑब्जेक्ट भी नहीं किया। तो देखिए अब क्या है कि इंडिया एक सिचुएशन की वेट कर रहा है। अगर इंडिया कोई यहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो वहाँ पे इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, यूएस क्रिटिसाइज करना शुरू कर देगा इंडिया को। तो इंडिया को कोई चीज़ें सोच समझ के करनी पड़ती है। देखिए साहब, बदले हुए हालात में जब से अफगानिस्तान के भीतर तालिबान की हुकूमत हुई है और अमेरिकी फौजें वहाँ से लौटी हैं, उसके बाद से पाकिस्तान की ज़रूरत अमेरिका को कम रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इंडिया एक रिलायबल कंट्री है, बड़ा देश है, इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं उसके वो इस्टेब्लिश्ड हैं, और आज की तारीख में सरकार है वो एक बैलेंस अप्रोच के साथ चलती है। तो रूस के साथ अगर हमारे संबंध हैं तो हमने अमेरिका के साथ भी क्वाड बना रखा है, अमेरिका के साथ भी डिफेंस डील्स हमारी ज़्यादा हो रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं। तो अमेरिका हिंदुस्तान के लिए आंखों की किरकिरी अमेरिका के लिए हिंदुस्तान हो, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। फिर भी अगर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और पाकिस्तान के जरिए हिंदुस्तान में डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो यह कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए कारण इसमें डिफरेंट है कि यूएस की अटेंशन इस टाइम पे है आपकी रशिया की तरफ या दूसरी कंट्रीज की तरफ, चाइना की तरफ नहीं है। यूएस इंडिया की तरफ इसलिए आया था कि यूएस को इंडिया की जरूरत थी चाइना को काउंटर करने के लिए, इसीलिए क्वाड बना था और इसीलिए इंडिया की जरूरत थी। अब जैसे ट्रंप कहते हैं कि मैं एक फ़ोन कॉल करूंगा आने के बाद तो एक यूएस रशिया और यूक्रेन वार खत्म हो जाएगा, तो जो ट्रंप की इंटेंशन है वो है चाइना की तरफ, और नेचुरली जब वहाँ पे वार खत्म होगा तो चाइना की तरफ आएंगे। चाइना की तरफ जो बाइडेन की गवर्नमेंट का जो पर्पस था वो चाहते थे यूएस पे टारगेट किया जाए ताकि वो इलेक्शन जीत पाए। बाइडेन शुरू से फेलियर है, चाहे आप अफगानिस्तान के वार की बात लगा लो, चाहे चाइना का इशू लगा लो, चाहे कोई इशू लगा लो, लेकिन इंडिया अपनी लड़ाई खुद लड़ता रहा। जब हमारा बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ हुआ था चाइना के साथ तो यूएस ने कहा था B-52 बॉम्बर्स ले लो, ट्रंप ने कहा था, इंडिया ने मना कर दिया। MQ-9 ड्रोन्स दिए जो इंडिया ने वहाँ यूज़ नहीं किया क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती है इंडिया और चाइना के यूएस के बीच में, तो इंडिया अपना इंडिपेंडेंट पॉलिसी चलता है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि हमने ये नहीं है कि हम सो गए हैं, मोदी उस टाइप के आदमी नहीं कि मोदी सो जाएंगे। एक्शन होगा, तैयारी चल रही है, बड़े काम की तैयारी चल रही है। और ये जैसे आप सर्जिकल स्ट्राइक की अभी बात नहीं है, लोग शायद इम्पेशेंट हो जाते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक से कोई खास अचीवमेंट नहीं होगी। अब होगी स्ट्राइक, जैसे मैंने कहा एक स्ट्राइक होगी। मैं आपको गारंटी से एक बात कह सकता हूँ कि अब पाकिस्तान की जो हिमाकत है, पाकिस्तान के टुकड़े होंगे और ये स्टार्ट होगा पाकिस्तान के बैकयार्ड से, पीओके की तरफ से नहीं होगा, ये होगा पिछली तरफ से। और देखिए वैसे भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर क्या हालात है आप देख सकते हैं, क्या हालत है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में। और दूसरी तरफ तालिबान ने कह दिया कि हम जो आपकी जो बॉर्डर की लाइन है जो आप कहते हैं हम उसको नहीं साहब किसी भी देश मुझे में लगता है कि अब एक डिफरेंट वहाँ की जो सत्ता होती है और सेना, इन दोनों का जो भी आदमी मुखिया होता है वो सिरफिरा हो जाए
और इस तरीके से हो जाए जैसा पाकिस्तान में दिख रहा है, ईरान के साथ तुम्हारे संबंध खराब, बॉर्डर पर तनाव तुम्हारा चल रहा है, ईरान की फ़ौज हमला कर देती है, तालिबान के साथ संबंध तुम्हारे खिलाफ, अफ़गानिस्तान की तरफ से तुम्हारे यहाँ हमला हो जाता है और फिर आप हिंदुस्तान के भीतर घुसने की और युद्ध करने की हिमाकत कर जाते हो। आप लगातार कई तरह के युद्ध में घिसे पड़े हो, आपकी रोटी के लाले पड़े हुए हैं, आपके पास फॉरेक्स नहीं है कि आप सामान दुनिया का मंगा पाओ, अपने लोगों का पेट पाल पाओ, और ऐसे ख़राब कंगाल हालात में एक देश जो है वो उकसाए हिंदुस्तान जैसे मजबूत देश को, तो अपनी शामत ही तो बुला रहा है वो। बिल्कुल बुरा है। देखिए, पागल कुत्ते को तो गोली मारनी पड़ती है और गोली मारी जाएगी। पाकिस्तान के अंदर 800 रुपए का किलो आटा मिल रहा है, पाकिस्तान के अंदर 200 किलो में तेल मिल रहा है, लीटर का तेल मिल रहा है। पाकिस्तान के अंदर 24 करोड़ की पॉपुलेशन है, आधी पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। हर एक साल 1 करोड़ पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे चली जाती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सत्ता है वो पागलों के हाथ में है, सिरफिरों के हाथ में है, और वो इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं क्योंकि उनके करप्शन है, उनको पैसा बनता है। और देखिए, मैं सिंपल सी मैंने बात की, IMF ने क्यों पाकिस्तान को पैसे दिए। इंडिया ने पहले कहा था IMF से कि अगर आप पाकिस्तान को पैसे देंगे तो पाकिस्तान उस पैसे को डाइवर्ट करेगा अपनी आर्मी की तरफ, पाकिस्तान अपने लोगों के भले के लिए नहीं करेगा या इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए बात करेगा। इसीलिए चाइना ने भी पाकिस्तान को मदद की, उन्होंने अपना पैसा रोल ओवर कर दिया, और इसके US के प्रेशर के अंदर आकर के सऊदी और UAE ने भी इनका जो लोन था उसको रोल ओवर कर दिया। और अब पाकिस्तान इसलिए शोर मचा रहा है कि उसके पास कुछ पैसा आ गया और उसको लगता है कि US उसके पीछे है। देखिए, मैंने जैसे कहा, निज्जर और पन्नू का इशू क्या इशू है, क्या इशू है ये? नॉन इश्यूज को इशू बना करके मोदी को टारगेट किया। और जो इंडिया के अंदर इलेक्शन है उसके अंदर भी कुछ फॉरेन पावर्स इन्वॉल्व थी ताकि मोदी अच्छी पावर में आए। और मोदी अगर आज 240 सीटें जीत के पावर में आए हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ बड़ा खेल तो हुआ है, और उसके अंदर बड़े खेल के अंदर कुछ बाहर के लोग भी बैठे हैं। चाहे आप बात करिएगा जॉर्ज सोरोस की, चाहे चाइना की बात कीजिएगा, चाहे पाकिस्तान की बात कीजिएगा। और जो जॉर्ज सोरोस है वह कमला हैरिस को सपोर्ट करता है, ट्रंप को नहीं करता। और शायद इंडिया इसलिए वेट कर रहा है कि यहाँ पे इलेक्शन हो, इलेक्शन के बाद यहाँ पे ट्रंप आए और इंडिया को पूरी सपोर्ट मिले। ट्रंप ने भी क्लियर कर दिया वैसे देखा जाए कि एक तो रशिया यूक्रेन वार खत्म कर देगा, इजराइल हमास का वार खत्म कर देगा, उसके साथ देखा कि पाकिस्तान के ऊपर एक कंट्रोल किया जाएगा। साथ में उसने कहा कि मेरा जो अटेंशन होगी चाइना की तरफ होगी। जब US की अटेंशन होगी चाइना की तरफ तो नेचुरली उनको इंडिया की जरूरत पड़ेगी, क्वाड इसलिए बना था जी। तो और यही इनका पर्पज है। और इंडिया शायद दुनिया के तमाम समीकरण में, देखिए, बड़ी कंट्री को कई चीजों को सोच के करना पड़ता जी। दुनिया के अलग अलग देशों के अपने अपने समीकरण होते हैं, लेकिन हर देश अपनी सुरक्षा और अपने नागरिकों की बेहतरी इसके लिए खुद जिम्मेदार होता है। और हिंदुस्तान एक मजबूत देश है। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान जैसा पड़ोसी हमारे साथ है। एक बहुत बड़ा दारूबाज भूख से मर रहा हो और उसके पास पैसे आ जाएं तो रोटी के बजाय दारू के लिए भागता है। पाकिस्तान की स्थिति ऐसी ही है कि पाई पाई का मोहताज देश, पैसा कहीं से कर्ज माफ़ हो जाए या आ जाए तो अपने लोगों का पेट पालने के बजाय वो हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकवादी तैयार करने और गोला बारूद हथियार देने के लिए पैसे का बंदोबस्त करता है या उस पैसे को खर्च करता है। एक सनकी अपाहिज देश जिसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। जम्मू के भीतर अगर पाकिस्तान के कमांडोज हैं तो हिंदुस्तान की वो ज़मीन उनकी कब्रगाह बनेगी और पाकिस्तान को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात फिर होती है, तब तक दीजिए विदा। नमस्कार। वो